हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग देख रहे थे कॉस्टिंग की थियरी के रिवीजन का सिलसिला और उसमें हम आज एक और चैप्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं या एक क्विक ओवरव्यू लेने वाले हैं जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और वैसे तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही सेल्फ वाला पार्ट है और इजीली कुछ से कवर किया जा सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पिछले कुछ समय से इसको सिग्निफिकेंट वेटेज दिया इन टर्म्स ऑफ थियरी। तो हमारे आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि एक बार क्विकली हम फटाफट सारे टॉपिक्स जो इसके इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने गा दें और आपके दिमाग में एक बार वो सेट हो जाए कि इन केस हमें थियरी अटेम्प्ट करने की बारी आए तो हम लोग उसके ऊपर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। हमने यहां पे भी मॉड्यूल को बेस रखा है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी वैसे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग के कुछ चीजें तो हटा ही दिए क्योंकि वो बहुत सिंपल है। बजट क्या है हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली एक वो स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन एन एक्टिविटी लेवल या बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक हमारा ओवरऑल क्या कॉस्ट आने वाला है या किस तरीके से वर्क करते हैं। हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कुछ मुख्य चीजों पे, जैसे कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है और उससे एसोसिएटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बजट लाइक फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक कैटेगरी हो गई, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल बजट लाइक सेल्स बजट, परचेज बजट, मार्केटिंग बजट और ओवरऑल मास्टर बजट क्या होता है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद अ टॉपिक कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। और जब हम बजटरी कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? इट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग इन विच ऑल ऑपरेशंस आर फोरकास्टेड एंड प्लान्ड इन एडवांस। जी हां, पहले से टू द एक्सटेंट पॉसिबल, ताकि हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर कर पाए। सो बेसिकली जो होना चाहिए था और जो हो गया, अब होना चाहिए था और हो गया में अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस के क्या रीजंस है उसको अगर हम जॉट डाउन कर पाएंगे तो एक तरह का गलती पकड़ो अभियान हो गया। इसीलिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब पढ़ते थे तो हम कई बार ये चीज बोलते थे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डायरेक्ट कनेक्शन बजट से है, क्योंकि अगर हमने सही स्टैंडर्ड्स, सही बजट सेट नहीं किए तो हमारे वैरिएंस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। तो इसी पूरे सिस्टम को बजट सेट करना और उसको एक्चुअल से कंपेयर करना और उसके बेसिस पे जो गलती पकड़ो अभियान है वो चलाना, उसको हम सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे? बजटरी कंट्रोल। एंड इट इन्वॉल्व्स व्हाट? फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, देन continuous comparison of actuals with the budgets, then जब नीड आए तब स्टैंडर्ड को रिवाइज भी करना पड़ता है। सो रिविजन ऑफ बजट इन केस देयर इज चेंज इन द सर्कमस्टेंस, एंड देन फाइनली गलती पकड़ो अभियान मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर वो पुट अप करना। सो इन केस आपको क्वेश्चन आ जाए बजटरी कंट्रोल क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें आती है तो उसका आंसर ये जो अभी हमने डिस्कस किए पॉइंट्स वो बन जाएगा। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फटाफट हम ऑलरेडी जो बोल्ड किया हुआ है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज पोर्ट्रेइंग विथ प्रिसिशन द ओवरऑल एम्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अगर हम लोग टारगेट्स ही नहीं डिटरमाइन करेंगे तो कैसे वर्क कर पाएगा। लेइंग डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, प्रोडक्शन मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है, परचेज मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है, लेबर मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है, और उनके स्टैंडर्ड भी सेट करना जिससे कि क्या होगा हम बाद में गलती पकड़ो अभियान हमारा अच्छे से चला पाए। देन प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर कंपैरिजन, ऑब्वियस सी बात है जब स्टैंडर्ड होगा तभी तो हम उसको एक्चुअल से कंपेयर कर पाएंगे। एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बिकॉज हमने पहले से बजट सेट कर दिया है। Then we will coordinate with various activities and engendering a spirit of careful forethought. That means जब हम लोगों को कुछ भी चेंजेस आए तो उस चेंज को हम इनकॉर्पोरेट फटाफट कर पाएंगे अगर हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम होगा। सो इसीलिए we need to be very very dynamic. Then providing a basis for revision, drawing up long range plans and providing a yardstick, क्योंकि
अगर आप ये देखेंगे तो वैसे काफी सारे पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं इसमें, इसीलिए मैंने क्विकली रीड किया। द बेसिक फोर थॉट दैट आई थिंक वी शुड बी हैविंग हियर इज, हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम सेट करना है जो लोगों की, मतलब हमारे एम्प्लॉयज की, मतलब हमारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर करे, उनको एक बेस दे कंपैरिजन के लिए, हमारे पास एक यार्डस्टिक हो जिससे कि हम इंप्रूव कर पाए, सारी एक्टिविटीज का एक बेस रहे और हम हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। अगर मैंने ये सारे पॉइंट्स को वापस आप सुने तो इसमें हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स बजटरी कंट्रोल के कवर अप हो जाते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम? ये थोड़ा सा ज्यादा ही प्रोसीजरल हो जाएगा। आई थिंक हम लोग सिर्फ एक बार क्विकली इसका भी ऊपर वाले की तरह ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे मुझे अलग से बताने जैसा नहीं है कुछ। अगर आपको बजटरी कंट्रोल सिस्टम पता चल गया है तो आई थिंक ये ऐसा एक एरिया है जो आप मैनेज कर पाएंगे। फिर भी एक बार मैं लैंग्वेज रीड कर लेता हूं, इसीलिए अगर आप देखें तो व्हाट आर द स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप दैट इज देयर इज कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। ठीक है, बजट पीरियड के दौरान हमारा क्या टारगेट है, क्या बेस है जिसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना है। देन व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट शुड बी अंडरटेकन। ऑफ कोर्स उसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे जो क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी टर्म्स दोनों में ही होगा। उसके बाद हमारा एक सिस्टम ऑफ कंपैरिजन होगा जिसमें हम टाइमली रिव्यू करेंगे और वो टाइम पीरियड कितना होगा वो सेट करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोगों को करेक्टिव एक्शन लेना है। तो जो हमारी बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन थी, अगर आपने देखा, उसी को ही हमने डिफरेंट पार्ट में बांट दिया और उससे हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, स्टेप्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक बजट कमिटी और बजट ऑफिसर नाम से ही पता चल जाता है, बेसिकली एक ऐसे ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जो हर एक फंक्शन के लिए जिम्मेदार है और उन हर एक फंक्शन, जैसे कि मार्केटिंग एक फंक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक फंक्शन हो गया, परचेजिंग एक फंक्शन हो गया, हम उन सबको जब कंबाइन करके एक बेस रेडी कर देंगे, ठीक है, तो बजट कमिटी हो गया। बजट ऑफिसर एक वैसा बंदा है जो इस पूरी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, दिस इज टू वेरी बेसिक, तो आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा आगे बेस रख सकता हूं। यस, हम एडवांटेजेस जरूर एक बार पढ़ेंगे। अगर बजटरी कंट्रोल सिस्टम होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये प्लान रहेगा कि अरे मुझे स्टैंडर्ड को मीट करना है, मुझे स्टैंडर्ड को मीट करना है, मुझे स्टैंडर्ड को मीट करना है। तो उससे क्या आएगा? एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी के कारण हमारा बेस क्या रहेगा कि हम अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज है वो हट जाएगी। तो इवेंचुअली लॉन्ग रन में ये एक एसेंशियल इंपॉर्टेंट आउटकम बन के आ सकता है। अगेन इट विल बी अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी और कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल देयर एक्सपेंडिचर, जो कि फर्स्ट से काफी कनेक्टेड है। फिर हमें डेविएशन ढूंढने में मदद करेगा। अब या तो हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर गलत था या फिर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनने कुछ तो गड़बड़ी की है जिससे कि डेविएशन आ रही है। वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? इफ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इट विल बी ग्रेट फॉर द कमिंग पार्ट। सो वो होगा अगेन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। प्लान्स को रिवीजन की नीड होगी तो वो भी पढ़ पाएगा, क्योंकि हम हर बार स्टैंडर्ड सेट करेंगे जब, तो हम रिव्यू करेंगे कि पिछली बार जो डेविएशन आया वो कंसिस्टेंट था और वो कंट्रोलेबल ही नहीं था, तो हमारा स्टैंडर्ड ही रिवाइज हो सकता है। सो वो एक पार्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हम लोग एक कॉस्ट कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन बन पाएंगे जिससे कि यूटिलाइजेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली हो पाएगा। एंड दिस विल इवेंचुअली हेल्प अस to do the greater good in form of many points, just like earning good profits, ठीक है, having a good credit worthiness in the eyes of lot of users of our financial statements या parties which are associated internally or externally to us. What are the limitations? अगेन देखिए, मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत सिंपल है। मैं खुद ही बोल रहा हूं ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली गो थ्रू कर रहा हूं। बस मैं पॉइंट्स इसलिए पढ़ रहा हूं सो दैट एक बार आपके दिमाग में वो चीज प्लांट हो जाए। ऑफ कोर्स लिमिटेशन में सबसे पहला पार्ट यही आएगा कि इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, और हम जिस डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं बहुत ही कम टाइम में आजकल बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। सो दैट टाइम्स
कई बार वो रिवीजन ना हो पाए तो दिक्कत हो जाती है, एंड दैट विल बी देयर। सेकेंड इज देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम जो हमें देना पड़ेगा, कमिटी बनानी पड़ेगी, हर एक पर्टिकुलर जो हमारा डिपार्टमेंट होगा उससे एक बंदा चूज करना पड़ेगा, उससे रेगुलर हमें रिव्यू लेते रहना पड़ेगा। सो दिस विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन ऑल्सो, बिकॉज अगर हमारी टीम इसमें कोऑपरेटिव नहीं हुई तो दिक्कत आ सकता है। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव तो बनना ही है, क्योंकि देयर विल बी ऑल टुगेदर सेपरेट ऑफिसर दैट विल बी देयर, प्लस there will be certain systems that need to be followed. So इसलिए दिया हुआ है for successful implementation हमारे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्री रिक्वेजिट सेट करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज जा सकता है। ऑफ कोर्स बजट मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है, ये चीज बार बार लिखनी है, ठीक है, जो आप पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसी चीजों में भी पढ़ रखे होंगे। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रिजिड डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स कि हम लोग कई बार इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। हमने ऑब्जेक्टिवली इसको पुट तो कर दिया, बट क्वांटिटेटिवली कई चीजें इतनी आसानी से पुट नहीं हो सकती, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट विल बी अफेक्टिंग दिस होल सिनेरियो। सो देयर विल बी लॉट ऑफ टाइम एंड कॉपरेशन एक्सपेक्टेड, एंड टाइम और कॉपरेशन के कारण ये एक्सपेंसिव बन जाता है। ये एक टूल है, बट दिस इज इटसेल्फ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू द मैनेजमेंट, जो हमें ध्यान रखना है। सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ अ effective budgetary control system. Now, what are the components of budgetary control system? Of course, physical budget मतलब basically जब हम कितनी यूनिट्स बनानी है, क्या प्रोडक्शन करना है, ठीक है, वो देख रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट बजट जहां पे कॉस्ट इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉफिट बजट एंड फाइनेंशियल बजट मतलब हम उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 की थियोरी पढ़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। सो ये हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बजट आई थिंक सिर्फ आप गो थ्रू करेंगे तो वो इजीली डुएबल है, और क्योंकि हम लोग क्विक रिवीजन गो थ्रू कर रहे हैं इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा टच नहीं कर रहा हूं। आई थिंक दिस इज वेरी मच मैनेजेबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट पे हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे, जैसे कि देखो आपको यहां पे दे रखा है कैपेसिटी वाइज विच इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फंक्शन वाइज मतलब सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, परचेजिंग, मटेरियल परचेज एंड मटेरियल यूजेज, ये दो अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। देन लेबर से रिलेटेड एक अलग बजट हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, ऐसे बहुत सारे बजट है। दीज आर ऑल फंक्शंस, और इनको जब हम कंबाइन कर देंगे तो एक बजट बन जाएगा मास्टर बजट। एंड देयर कैन बी पीरियड वाइज बजट्स लाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, जिसको हम करंट भी बोल सकते हैं प्रेजेंट टर्म्स में। सो इसमें आई थिंक फ्रॉम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल ऐसी चीज है जो बन सकता है। फिक्स्ड बजट इज अ बजट which is designed to remain unchanged irrespective of level of activity actually attained। जैसे ही मैंने पढ़ा आपके मन में लड्डू फूट गया होगा, यार फिर तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इतने डायनेमिक हो चुके हैं आजकल के जो चेंजेस है बहुत फास्ट इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, और ये फास्ट इनकॉर्पोरेशन के कारण फिक्स बजट तो एक स्टैटिक टाइप बजट हो गया जो बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, और डायनेमिक नहीं है तो अपने आप कई बार वो लिमिटेशन बन जाता है। सो बेसिकली अगर हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रहा है तो ये चेंज नहीं होता है, दैट इज फिक्स बजट। एंड फ्लेक्सिबल बजट आपका क्या बन जाएगा? फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा जो हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल के हिसाब से हम लोग कॉस्ट को डिजाइन कर देते हैं। इसीलिए अगर कुछ एक्टिविटी में चेंज हो रहा है तो इट शोज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एट वेरियस डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। ये चीज हमने सम्स में भी कर रखी है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगी कि 5000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या होगा, 6000 करेंगे तो क्या होगा, 7000 करेंगे तो क्या होगा। तो एक डिफरेंस है दोनों का, जिसको अगर हम देखेंगे तो अपने आप आपको इसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स और लिमिटेशन जो है वो आइडिया आ जाएगी, विच इज दिस। फिर मैं ऊपर मेरिट्स डिमेरिट्स पे जाऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल? फिक्स नहीं चेंज होता है, अगर वॉल्यूम चेंज होती है तो भी, जबकि फ्लेक्सिबल को हम क्या कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं। फिक्स एक ही लेवल पे ऑपरेट होगा, इसलिए वो अनरियलिस्टिक हो जाता है कई बार, जबकि जो फ्लेक्सिबल बजट है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे हम लोग ऑलरेडी प्लान कर देते हैं। फिक्स में हमारी सारी एक्टिविटीज, चाहे वो फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो या सेमी वेरिएबल हो, उसको हमने एक ही लेवल पे कर दिया है,
इसीलिए वेरिएंस एनालिसिस हमें बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जबकि यही चीज फ्लेक्सिबल में थोड़ी प्रॉपर हो जाएगी, बिकॉज वेरिएबल तो अलग अलग एक्टिविटी पे वेरी करेगा ही। तो वेरिएबल में एक्टिविटी के कारण चेंज आ रहा है तो एग्जैक्टली वो तो बनना ही था, प्राइस के कारण आ रहा है तो अलग से डिटरमाइन हो जाएगा। देन वी हैव, अगर हमारा जो बजटेड लेवल है और एक्चुअल लेवल है वो डिफर करता है तो कई बार हमारी प्राइस फिक्सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी अंडर फिक्स बजट, जबकि फ्लेक्सिबल में वो बेटर रह पाएगा। इसीलिए कोई कंपैरिजन का तर्क नहीं बैठेगा एक्चुअल और जो हमने बजट बनाया था अगर थोड़ा भी डायनामिज्म आ जाता है, जबकि फ्लेक्सिबल में वो थोड़ा बेटर होएगा। आई थिंक इसमें हमारी मेरिट्स डीमेरिट्स ऑटोमेटिकली कवर हो गई है, लेकिन फ्लेक्सिबल की मेरिट्स डीमेरिट्स में रीड कर लूंगा तो आपको अपने आप पता चलेगा जो इसकी डीमेरिट है, ठीक है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने पूरे में यही देखा कि फिक्स से फ्लेक्सिबल बेटर है। तो आई स्टार्ट विद द डीमेरिट्स फर्स्ट। अगर हम फ्लेक्सिबल बजट की डीमेरिट करें तो सबसे पहला पार्ट ये होगा कि इसके लिए हमें फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल का एनालिसिस बहुत अच्छा चाहिए। तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको फ्रेम करना। और इसीलिए ये एक डीमेरिट उभर के आता है कि इफ देयर इज नो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन इट विल बी डिफिकल्ट टू फ्रेम अ प्रॉपर बजट, और सही बजट नहीं बनाया तो उसका कोई तर्क नहीं है। देन फ्लेक्सिबल बजट में हमारा बेस क्या होगा, कंपैरिजन होगा, रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स या प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना होगा, तो इसके कारण वो एक्सपेंसिव भी बन जाएगा। मेरिट्स हमने इतनी देर डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मार्क कर रखी है, फिर से देख लेते हैं। अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल पे वो इजीली बन जाएगा, ठीक है। अगर चेंज हो रही है एक्टिविटी लेवल तो हम बहुत इजीली इसको शिफ्ट कर सकते हैं। हमारा कौन सा प्रोडक्शन लेवल डिटरमाइन हो रहा है उसके बेसिस पे हमें बहुत इजीली ओवरऑल सिलेक्शन हो जाएगा, और उससे हमारा क्या एक्टिविटी लेवल से प्रॉफिट कितना आएगा वो पता चल जाएगा। और कई बार हम लोगों को एक्टिविटी लेवल से कितना प्रॉफिट के साथ साथ हम लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि बाकी सारी चीजें किस तरीके से बनेगी, जैसे लेबर की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है या और कोई चीज की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर से ऊपर जाए तो आई थिंक फ्लेक्सिबल के साथ साथ फिक्स तो और बहुत सिंपल है। मेरिट इसका सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, बट ये इतने छोटे मेरिट है कि इसको फ्लेक्सिबल ओवरऑल इजीली कर देता है। इसके डीमेरिट क्या है, जो फ्लेक्सिबल के मेरिट से इट इज नॉट डायनेमिक, लॉन्ग पीरियड के लिए सूटेबल नहीं है। अगर हमारी बिजनेस कंडीशन कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है तो अगेन सूटेबल नहीं है, और हमारे एस्टिमेट्स इतने प्रॉपर या एक्यूरेट नहीं डिटरमाइन हो पाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक बजट कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से बनता है, और एक टाइप्स ऑफ बजट में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस क्या है। देखिए ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव मैं फिर से एक बार बताऊंगा, ये है कि आप एक बार सुन लेंगे तो आप कुछ वर्ड से अकस्टम हो जाएंगे, और वर्ड से अकस्टम होंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू व्हेन यू गो थ्रू द पार्ट। यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम आपको चीजें याद कराएं, दैट विल बी अ बिट टू मच टू आस्क फॉर अ सीए इंटर स्टूडेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पे है कि हम आपको प्लांट कर दे दिमाग में ये चीजें, सो दैट रिलेटिवली ये हमारे लिए इजियर बन जाए इन केस हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं इसको एग्जाम डे के दिन। तो नेक्स्ट आता है यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, आई मूव ऑन अ बिट, ठीक है, बिकॉज ये कुछ क्वेश्चंस है। देन हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जैसा कि मैंने बोला इसका थियरी पूछना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि बिजनेस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उन सारे फंक्शन का एक सेपरेट बजट हम बनाते हैं। जैसे बेसिकली सर्वे किया गया और मार्केटिंग वाले ने एक एस्टीमेट लगाया, उसके बेसिस पे एक सेल्स बजट बना, सेल्स के बेसिस पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन बजट बना, वो प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे हमारा प्लांट कितना % यूटिलाइज होगा, प्लांट यूटिलाइजेशन पर्पस बना, उसमें इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ मटेरियल्स क्या है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट बना। अब मटेरियल्स का हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट बना। देन अगेन कितनी यूनिट्स बनानी है उसके बेसिस पे डायरेक्ट लेबर का बजट बना। सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा वो हमें पता चलेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रखनी है आने वाले समय के लिए वो भी बन सकता है। सो ये सारे अलग अलग फंक्शंस है, और
सब इंटरकनेक्टेड इसलिए है क्योंकि अगर हम लोगों को मार्केटिंग वालों से एक सेल्स बजट मिलेगा, उसी बेसिस पे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में बहुत सारी चीजें देखेंगे, कितना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रखना है, उसके बेसिस पे हमें रिवर्स ऑर्डर में अगेन और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पे है कैश बजट, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 8 में जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें एक अगर आप देखोगे तो कैश बजट बनाया करते थे जिसमें बहुत सारे महीनों की हमें डिटेल्स दे दी थी। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट। और इन सब का जब हम एक कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हमारा एक कॉमन कॉम्बिनेशन बनता है विच इज टर्म्ड एज मास्टर बजट। सेल्स बजट हो, परचेज बजट हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री बजट हो, या फिर आपका मटेरियल यूजेज या परचेज बजट हो, इन सब के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो आई थिंक अगर वो आता है तो आप इजीली डिटरमाइन इसमें कर पाओगे। सिर्फ फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है वो मैंने रिलेटिवली आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर दिया है। इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक बार जरूर कर ले। देयर इज लॉट ऑफ टाइम दैट इंस्टीट्यूट ने इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटिवली कम पूछा है, तो देयर आर गुड चांसेस के इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे मास्टर बजट तो आ ही गया जिसमें सब चीज साथ में है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ZBB। इस पे हम पहले थोड़ी ओरली चर्चा करते हैं, फिर हम एक बार पॉइंट्स भी क्विकली गो थ्रू कर देंगे। ZBB, अब नॉर्मल बजट क्या होता है? जब हम लोग फिक्स फ्लेक्सिबल कोई भी पार्ट ऑफ बजट बना रहे तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसमें हिस्टोरिकल डेटा को बेस मानते हैं। पिछले साल कितना लगा था, उससे पिछले साल कितना लगा था, उससे भी और पिछले साल कितना लगा था, इसको हम जनरली बेस रखते हैं और उसी बेसिस पे हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि क्या चेंज आया है उस बेस पे। जबकि जीरो बेस बजटिंग मानता है नहीं। क्यों हिस्टोरिकल आपके फिगर्स को आपको बेस रखना है? आप मानो आपका बेस 0 है, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे बननी चाहिए? फ्री में बननी चाहिए। अरे फ्री में तो बन नहीं सकती, क्या नेसेसरी है? ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, इसको इन्वॉल्व करो। तो इससे होगा क्या? अपने आप शायद जो अननेसेसरी चीजें हैं वो बजट में आएगी नहीं, वो आएगी नहीं तो शायद आइडेंटिफाई हो जाए, अरे ये तो वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही थी। और हो सकता है इससे लॉन्ग रन में बजट बना के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाए कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी आ जाए, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो जाए और उससे ये एडवांटेज बन सकता है कि हमारी कुछ जो कॉस्ट है वो सेव हो जाए इन द लॉन्गर रन। तो देखो यही चीज दी हुई है। ZBB is defined as a method of budgeting which requires each cost element to be specifically justified। क्यों मैं इंक्लूड करूं? जस्टिफाई करूं। मतलब हमारा नॉर्मल बेस कितना है? 0। फिर इंक्लूड करना है इस कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल को कितना करना है? जस्टिफाई करो। लेबर कितना इंक्लूड करना है? जस्टिफाई करो। ओवरहेड्स कितने इंक्लूड होने चाहिए? जस्टिफाई करो। सो नॉर्मली हम जब बजट बनाते हैं तो हमारा बेस क्या होता है? हिस्टोरिकल फिगर्स। यहां पे हमारा बेस क्या होगा? कुछ है ही नहीं, 0। पुराना जो गया सो बीत गया, ऑल टुगेदर हम नए पे ही हैं और उसके बेसिस पे जब हम बेस रखेंगे तो होगा। आई थिंक इतना आपको ध्यान में हो तो विल बी एबल टू एक्सप्रेस। और इसीलिए हम ऐसा लेते हैं कि आपको दिया हुआ कि इट इज अ मेथड ऑफ बजटिंग विच रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी स्पेसिफिकली जस्टिफाइड though the activities to which budget relates are not being undertaken for the first time। भले ही पहली बार नहीं हो रहा हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, भले ही पहले लग चुका है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पर हिस्टोरिकली अगर हमारा खराब परफॉर्मेंस रहा है तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आगे के एग्जाम में, ऐसा जरूरी तो नहीं है। बस यही बेस जीरो बेस बजटिंग रखता है। इसीलिए ये डिफर करता है कन्वेंशनल सिस्टम में, क्योंकि वहां पे हम लोग स्क्रैच या जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे थे, हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को बेस में रख रहे थे। इसीलिए इसको हम लोग लिंक करते हैं किससे? एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग से, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बजट्स प्रिपेयर होता है हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, सो दैट वो जस्टिफाई होके ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो पार्ट है। ZBB इज बेस्ट सूटेड फॉर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो उसमें आप क्यों लिखेंगे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट? मतलब हमने चैप्टर 1 की थ्योरी में देखा था, जो स्वेच्छा से हम लोगों को नक्की करना है, इट इज एट आवर डिस्क्रिशन कि हमें इसको लेना है या नहीं लेना है। तो यहां पे तो मैनेजर को बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजर है, लेट देम कम एंड जस्टिफाई, सर इस बार ये मार्केटिंग प्लान कंडक्ट करना बहुत जरूरी है, इससे ये एडवांटेज होगा। अगर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको जस्टिफाइड लगेगा वो उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। जस्ट बिकॉज हम हमेशा मार्केटिंग कुछ का करते ही आ रहे हैं,
इसलिए इस बार भी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज हम पिछले कुछ सालों से कुछ पर्टिकुलर R&D करते ही आ रहे इसलिए इस बार करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट आर द स्टेजेस? आई थिंक सिर्फ पॉइंटर से ही हमको आइडिया आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेजेस मतलब बेसिकली यहां पे हो जाता है जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको डिसीजन लेना है, वो पर्टिकुलर चीज के लिए आपको स्पेसिफिकेशंस देने पड़ेंगे कि कितने आवर्स लगेंगे, क्या बेस होगा और उसका कितना कॉस्ट लगेगा, वो पार्ट। सो फर्स्ट इज कि कौन कौन सी चीजों का आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उनको इवैल्यूएट करो जिसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये बेस रेडी है कि नहीं है। देन हम लोग क्या करेंगे, रैंक कर देंगे कि इस रूट के थ्रू जाए या इस रूट के थ्रू जाए, एंड देन वी विल अलोकेट द रिसोर्सेस। व्हाट आर दी एडवांटेजेस? बहुत सिंपल है। फर्स्ट है एक सिस्टमैटिक अप्रोच देता है ये फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। मतलब एक ही सही है या जो पिछली बार करते आ रहे हैं वही सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। मल्टीपल ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाएंगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट वेरियस फंक्शंस अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिटिकल। हर एक फंक्शन क्रिटिकल है, जस्ट बिकॉज कुछ हो ही रहा है वो वापस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर नॉन वैल्यूड एक्टिविटी आइडेंटिफाई हो जाती है तो अपने आप उसमें बेटरमेंट होता है या शायद बेस्ट पॉसिबल वे में वो वर्क हो रहा हो, वो चेक करना है। देन अगेन इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजमेंट टू अलोकेट रिसोर्सेज ओनली आफ्टर हैविंग अ CBA। हम ये लेक्चर्स में भी कई बार देखते थे जब सम्स करते थे तो कि लाइफ में हर चीज का CBA होना बहुत जरूरी है। हमें जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि ये चीज मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसमें जो टाइम जा रहा है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर हर एक कॉस्ट का ऐसा बेस हो जाएगा तो अपने आप उसका कॉस्ट शीट में होना जस्टिफाई हो जाएगा। देन द एरियाज ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कैन बी आइडेंटिफाइड, हम देख चुके हैं। डिपार्टमेंट बजट्स क्लोजली एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो जाएगा। एंड हम लोग इसीलिए इससे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि एक टेक्निक है जिसको आप गो थ्रू कर चुके हो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, उसके थ्रू हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स फुल फॉर्म हो सकते हैं। ZBB क्या ट्रेडिशनल से सुपीरियर है? ऑफ कोर्स, ठीक है, आप उसको डेफिनेटली जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। डिफरेंस तो ट्रेडिशनल बजटिंग हमारा अकाउंटिंग ओरिएंटेड होता है क्योंकि हमें कितना खर्चा लगने वाला है वो ढूंढना है, जबकि ZBB डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड अप्रोच है। यहां पे तो हमें डिसीजन ही लेना है कि उस कॉस्ट को लेना है कि नहीं लेना। हम लोग ट्रेडिशनल में तो मानते हैं ये तो लग ही रहा है, इतना लगेगा अगर इतनी एक्टिविटी होगी तो। इन ट्रेडिशनल बजटिंग फर्स्ट रेफरेंस इज मेड टू पास्ट लेवल, जबकि ZBB में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल में हम पास्ट लेवल में इस साल कुछ स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की बारी आ रही गोइंग टू इन्फ्लेशन या प्राइस डिक्रीज, वो देखते हैं, जबकि ZBB में तो हम लोग उसको जीरो से जस्टिफाई करते हैं। इन ट्रेडिशनल बजटिंग कुछ मैनेजर्स अपने बजट्स को जानबूझ के इन्फ्लेट करते हैं ताकि अगर कुछ कट हो भी, वो ऐसा होता है ना जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, हमें पता है हम 100 बोलेंगे, ठीक है, या कुछ डिस्काउंट मांगने ही वाले हैं तो सामने वाला जानबूझ के प्राइस थोड़ी बढ़ा के ही बोलेगा, तो मैनेजर भी उस तरीके से वर्क कर सकता है। लेकिन ये स्कीम या स्कैम कुछ भी बोल दो, वो ZBB में नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल बजटिंग इज नॉट एज क्लियर एंड रिस्पॉन्सिव, क्योंकि वहां पे तो हमने सारी चीजों को पहले से डिफाइन किया है नहीं, वो ऑलरेडी वहां पे है, बस हम देख रहे हैं कि हाँ ये है, क्यों है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। इन ट्रेडिशनल बजटिंग इट इज फॉर टॉप मैनेजमेंट टू डिसाइड व्हाई अ पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी स्पेंट और नॉट, जबकि ZBB में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे शिफ्ट हो जाती है, जो उस बजट को लेके आ रहा है उस पर शिफ्ट हो जाती है। तो उसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, जस्टिफिकेशन के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू या फिर कुछ रैशनैलिटी के थ्रू उस पर्टिकुलर खर्चे को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बजटिंग थोड़ा रूटीन हो जाता है, ठीक है, और जो ZBB है वो बेसिकली हमारे को किस चीज पे स्पेशल फोकस देना चाहिए वो पता चल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेशन तो ये होगा कि इतना इजी नहीं है इन्वॉल्व करना, क्योंकि ये सारी टीम को ये चीज मनाना कि तुम्हें हर चीज जस्टिफाई करनी है, कई बार वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो द वर्क इन्वॉल्व्स इन द क्रिएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द सब्सिक्वेंट रैंकिंग, ये प्रोसेस बहुत टीडियस होता है, ठीक है। एंड जो हमारे ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स है उनके लिए ये एक्सेप्टेंस लाना भी अपने आप में एक चैलेंज होगा। आई थिंक इसके थ्रू हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग नाम से ही पता चल जाता है कि सिर्फ हम लोग कोई अमाउंट कितना स्पेंड करना है वही क्यों चेक कर रहे हैं,
हम लोग वर्कर्स की एफिशिएंसी, उनका परफॉर्मेंस क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर एफिशिएंट है कि नहीं वो क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट रेशियो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, जितने आज लगने चाहिए थे वो लग रहे हैं कि नहीं। ये ओरिजिनल पार्ट तो था, बट सिर्फ उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में करने की जगह आर के टर्म्स में, केजी के टर्म्स में अगर हम बेस ले रहे हैं तो वो बन जाता है हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in the context of both specific as well as overall objectives of the organization. Performance budgeting requires fixing of responsibility of each executive in organization and continuous appraisal of his performance. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो परचेज मैनेजर है, जो लेबर मैनेजर है, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनका इवैल्यूएशन ऑन अ प्रॉपर बेसिस हो जाए। कोई बोलेगा सर ये ट्रेडिशनल बजटिंग में तो करते ही थे ना, उसमें हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था इन अमाउंट टर्म्स, वो अमाउंट ज्यादा लग रहा है कि नहीं, बट क्या हम उसको इनपुट आउटपुट रेशियो के टर्म्स में, वेस्टेज के टर्म्स में चेक कर सकते हैं? क्या हम स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स के टर्म्स में चेक कर सकते हैं? तो वो एक कॉन्टिन्यूअस अप्रेजल हमारा क्या बन जाएगा, परफॉर्मेंस बजटिंग बन जाएगा, जिसमें हम कुछ रेशियोज आ जाते हैं। So a performance budget is one which represents the purpose and objective for which the funds are required, the cost of the programs proposed for achieving those objectives, and quantitative data measuring the accomplishment and work performed under each program. I think justification on individual basis becomes ये there, and अगर ये overall align होता है हमारे main part के साथ, तो it becomes very very easy for the overall organization to align with their financial goals या to align with their other goals. So अगर हम देखें ट्रेडिशनल बजटिंग किस में ज्यादा एम्फेसिस देता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, जबकि पीबी जो है वो किस में एम करता है, मैंने अभी आपके सामने बार बार टर्म यूज किया था, इनपुट आउटपुट, वो चेक करता है। ट्रेडिशनल बजटिंग आर जनरली प्रिपेयर्ड विद द बेसिस टुवर्ड्स आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड PB will be focusing more on the functions के उसने काम ढंग से किया कि नहीं किया। मैंने दो एग्जांपल दिए, ऐसे आप हर एक फंक्शन का एग्जांपल ले सकते हो कि मार्केटिंग है तो उसका कोर क्या था, एग्जैक्टली कितने सर्वेस कंडक्ट हुए, उन सर्वेस में रिस्पॉन्सेस कैसे थे, वो रिस्पॉन्सेस अलग अलग जगह से थे कि नहीं थे, ये एक तरह का इवैल्यूएशन हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो इनपुट आउटपुट का रेशियो किस तरीके से मेंटेन हुआ। लेबर, तो जो हमारा मिक्स था, लेबर मिक्स ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे हम एक्सपेंडिचर के बियॉन्ड सोच रहे हैं, हम दूसरे वेरिएबल्स को इनकलकेट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और उस बेसिस पे हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस प्रॉपर आया है कि नहीं आया। आई थिंक इसके बेसिस पे आप जो इस रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि आगे दिए हुए हैं वो इजीली कर पाओगे। जैसे कि स्टेप्स क्या हो गए, तो हम लोग एक मीनिंगफुल फंक्शन प्रोग्राम सेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग चीजों को जस्टिफाई करेंगे, एंड देन हम लोग उन नॉर्म्स के बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे ताकि हम लोगों को पता चले। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस बजटिंग अडॉप्ट करना है तो उसे क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, तभी तो हम अलाइन कर पाएंगे सारे चीजों को एक साथ। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें स्पेसिफिक फंक्शंस में डालना है ताकि हमारे सारे कॉन्स्ट्रेंट आइडेंटिफाई हो जाए। उसके बेसिस पे हम लोगों को यार्डस्टिक सेट करनी होगी ताकि हम लोग हर एक फंक्शन का जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट कर पाए। देन हम लोगों को स्टाइल देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग होगी या हम लोग उसको थोड़ा सा सबऑर्डिनेट्स पे डाल देने वाले हैं, तो वो बेस होना पड़ेगा। एंड देन फाइनली अ सिस्टम शुड बी देयर जिसके बेसिस पे ऑन अ रेगुलर बेसिस ये जस्टिफाई हो जाए। देखिए बहुत वाइड टर्म है और हमने तो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स आप पुट अप कर सकते हो। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि भले ही यहां पे दिए हुए नहीं एग्जाम्पल, बट इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अपने कुछ एग्जाम्पल्स भी पुट अप कर सकते हो जिससे कि थोड़ी और क्लैरिटी आ पाए कि हम लोग क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। सो दिस वाज प्राइमरीली परफॉर्मेंस बजटिंग, जो हम लोगों को एक प्राइमरी ओवरव्यू देता है अबाउट द होल पार्ट, जिसमें हमने किया हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, देन वेरियस टाइप्स ऑफ बजट जिसमें फिक्स, फ्लेक्सिबल और सारे फंक्शंस के बारे में हमने देखा, ठीक है। हमने जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में पढ़ा। इससे आपको एक क्विक ओवरव्यू मिल गया है अबाउट हाउ दीज थिंग्स वर्क।
एंड सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे हुए हैं ZBB के बारे में, परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में, फिक्स फ्लेक्सिबल के मेरिट्स या डिफरेंस या डीमेरिट्स के बारे में, बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, अच्छा बजटरी सिस्टम कैसा हो उसके बारे में। तो आई होप आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे विथ रिगार्ड्स टू दिस। सो यहां पे हमारा एक और सेगमेंट क्लोज होता है रिलेटेड टू कॉस्टिंग थियरी का क्विक रिवीजन। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना है, चीजें मार्क की है और एग्जाम डे में आप इसको फिर से रिव्यू और रिवाइज कर पाएंगे सो दैट दिस हेल्प्स यू टू डू गुड इन योर एग्जाम। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।